Hello friends, good evening. On behalf of LexGMD, I welcome you all. So today's topic is commercial code and ease of doing business in India. आप लोगों ने सुना होगा तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख। इस एक डायलॉग ने आम आदमी के दिमाग में एक परसेप्शन बना दिया है कि जो कोर्ट में ट्रायल्स होते हैं वो डिले होते हैं। किसी ने जानने की कोशिश की कि क्यों डिले होते हैं। 2018 में एक अमेंडमेंट आई थी एक नया एक्ट के साथ, The Commercial Court, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Court Amendment Act 2018. See this one act. This. इस एक्ट का नाम तो बहुत बड़ा है बट इसका काम छोटा करना है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट इज टू स्पीड अप द ट्रायल्स ऑफ कमर्शियल केसेस। So now I request Mr. Harish sir and Rajesh sir to please continue. नमस्कार, आज आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं फ्रेंड्स कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट के बारे में। फ्रेंड्स, इसका जो नाम है वो एक्चुअल में 2015 में जो इनिशियली जो ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ था उसमें इसका नाम रखा गया था कमर्शियल कोर्ट्स, कमर्शियल डिवीजन एंड कमर्शियल अपीलेट डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट्स एक्ट 2015। और फ्रेंड्स, ये जो है एक्ट 2016 में जो है इनेक्ट हो गया था और ये परफॉर्मेंस में आ गया था। फ्रेंड्स, इसके बाद में इसमें कुछ कमियां महसूस हुई गवर्नमेंट को और उसके बाद में इसका जो है 2018 में इसका अमेंडमेंट किया गया। फ्रेंड्स, एक्चुअल में क्या है कि ये इस एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी। 2015 से पहले ये जितने भी कॉमर्शियल से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होते थे वो सिविल केसेस के रूप में ही फाइल होते थे और सिविल कोर्ट्स में ही फाइल होते थे। हालांकि इसमें ऑर्डर 37 का एक प्रोविजन था जिसमें समरी सूट्स के रूप में कुछ सूट फाइल होते थे, लेकिन फ्रेंड्स उसमें भी क्या था कि अगर मान लीजिए आपको उसमें डिफेंस अगर मिल गई है, अगर आपको उसमें आपने जो है इनिशियली डिफेंस रख दी है तो फिर वो सूट भी जो है आपका जनरल की तरह से चलता था, इसलिए उसमें भी कोई ज्यादा स्पीडी ट्रायल नहीं थी। तो उसके बाद में दोस्तों जब ये नई गवर्नमेंट आई 2015 में तो इसने महसूस किया कि जो कॉमर्शियल डिस्प्यूट से रिलेटेड जो मैटर हैं वो भारत में बहुत ही लिंगर ऑन होते हैं और इसके कारण क्या होता है कि भारत की छवि जो है इंटरनेशनल लेवल पे भी खराब होती है, क्योंकि जो इंटरनेशनल लेवल के जो बिजनेस हाउसेज हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो ये सोचते हैं कि अगर इंडिया में किसी डिस्प्यूट्स अगर हो गया, कमर्शियल डिस्प्यूट हो गया तो वो तो सालों साल लग जाएंगे उसको क्लियर होने में। तो दोस्तों उस चीज को मद्देनजर रखते हुए 2015 में ये एक्ट लाया गया और 2016 में लागू भी हो गया। फ्रेंड्स, इस एक्ट की मैं अब आपको बताता हूं कि इसमें था क्या। एक्चुअल में ये कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट जो था ये 2018 में अमेंड हुआ और अमेंडमेंट होने के बाद में इसमें काफी नए प्रोविजंस किए गए। इनिशियली जो एक्ट आया था दोस्तों, ये एक्ट आया था तब इसमें ये प्रोविजन किया गया था कि इसमें 1 करोड़ रुपए से ऊपर के मामले जो हैं वही लिए जाएंगे, यानी 1 करोड़ रुपए तक की इसकी जो है वो रखी गई थी सीमा। लेकिन 2018 में इसको अमेंड करके और इसकी जो सीमा थी वो मॉनेटरी जो पिक्यूनियरी जुडिक्शन है दोस्तों वो कर दी गई 3 लाख रुपए, यानी 3 लाख रुपए तक के कोई भी केसेज है वो कॉमर्शियल कोर्ट्स एक्ट में आएंगे। अब फ्रेंड्स, ये कॉमर्शियल कोर्ट्स एक्ट जो सिविल सूट्स हैं उससे टोटली डिफरेंट है और इसकी प्रोसीडिंग्स भी डिफरेंट है और ये कोर्ट्स भी डिफरेंट है, यानी यहाँ पे एक्सक्लूसिवली कॉमर्शियल कोर्ट्स से रिलेटेड जजेस को ही नियुक्त किया जाता है और वो सिर्फ और सिर्फ कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स एक्ट के केसेस ही देखते हैं। इसी तरह से इसका प्रोविजन इसीलिए जो है हाई कोर्ट में भी एक अलग से जजेस की नियुक्ति की गई है जो सिर्फ और सिर्फ कॉमर्शियल कोर्ट के केसेस ही देखते हैं और उसके बाद में जो अपीलेट डिवीजन बनाया गया है वहां पर भी जो है कॉमर्शियल कोर्ट से रिलेटेड ही जजेस बैठते हैं जो इसी से रिलेटेड केसेस को देखते हैं। दोस्तों, इस एक्ट को लाने का मकसद क्या था। इस एक्ट को लाने का मकसद ये था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि आप अगर कोई व्यापार कर रहे हैं और उसमें अगर आपका डिस्प्यूट अराइज हो गया है तो वो ये ना हो कि सालों साल चले, वो देन एंड देयर सेटल हो ताकि आपके बिजनेस को सहूलियत यानी सुचारू रूप से वो बिजनेस आपका चल सके। तो इसका मेन जो मकसद था वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस था, ताकि आपका बिजनेस जो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर भी है तो वो सुचारू रूप से चल सके, आपका कोई भी डिस्प्यूट बहुत ही कम समय में सेटल हो सके। दूसरा जो दोस्तों इसका जो मेन मोटिव था वो था रिड्यूस द पेंडेंसी ऑफ द केसेस, यानी कि हमारे देश में जैसा आपको पता ही होगा कि सिविल से रिलेटेड हो या क्रिमिनल से रिलेटेड हो काफी केसेस की पेंडेंसी है। तो इस पेंडेंसी को मद्देनजर देखते हुए इसके केसेस को एक अलग से कोर्ट बनाई गई ताकि एक केसेस उसी कोर्ट में चलें और जो पेंडेंसी है वो कम हो,
क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जब कोई कोर्ट एक ही मैटर देखती है तो उसमें पेंडेंसी की चांसेस कम होती है, उसमें ट्रायल स्पीडी होता है। और जो मेन इसका मोटिव था वो इकोनॉमी का जो ग्रोथ था वो था। इकोनॉमी का ग्रोथ से इससे क्या रिलेशन, तो दोस्तों इकोनॉमी की ग्रोथ से भी इसका रिलेशन है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जब आती है देश में तो देश की इकोनॉमी ग्रोथ होती है। और इन्वेस्टमेंट जब आती है जब किसी भी व्यक्ति को इस बात का पूर्ण भरोसा हो जाए कि मैं वहां पे जहां पे भी बिजनेस कर रहा हूं वहां पे किसी तरह का अगर डिस्प्यूट अराइज होता भी है तो वो जल्दी सेटल हो जाएगा। तो इसलिए वो चीज भी ध्यान में रखते हुए इसको सेटल किया गया। उसके बाद दोस्तों सेक्शन 2C जो है, सेक्शन 2 सबसेक्शन सी, इसमें इस कोर्ट से रिलेटेड जो मैटर्स आएंगे, किस किस तरह के मैटर आएंगे दोस्तों, इसका बहुत ही वाइड रेंज रखा गया है। यानी इसमें 22 तरह की डिस्क्रिप्शंस है, 22 तरह के मैटर्स हैं जो इस कोर्स में फाइल किए जा सकते हैं, जिसमें आपका मर्चेंट बैंकर से लेके शेयर्स से लेके आपकी पार्टनरशिप, आपकी आईपीआर, मरीन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यानी आपका कमर्शियल से रिलेटेड मैक्सिमम से मैक्सिमम फील्ड को कवर किया गया है। और वो सारा का सारा सेक्शन 2 सब सेक्शन सी में डिफाइन किया गया है कि कौन कौन से केसेज इसमें फाइल किए जाएंगे। और फाइल जो किए जाएंगे वो 22 ऐसे फील्ड रखे गए हैं जिसमें ये केसेस फाइल किए जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें जो है इसकी जो रेंज बढ़ाने की जो बात है, वो जो 1 करोड़ की सीमा थी उस 1 करोड़ की सीमा को इसको सिर्फ और सिर्फ 3 लाख पे लाख रख दिया है। यानी 3 लाख रुपए तक के केसेस जो है आप इसमें कॉमर्शियल कोर्ट्स एक्ट में फाइल कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट क्या होता है कि कुछ हाई कोर्ट्स भारत में है, 5 हाई कोर्ट्स ऐसे हैं जहां पे आप फ्रेश केस फाइल कर सकते हो। यानी कि पिक्यूनरी जुडिक्शन उनको दिया गया है और उस पिक्यूनरी जुडिक्शन के अंतर्गत आप हाई कोर्ट में भी फ्रेश केसेस फाइल कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। मोस्टली हाई कोर्ट्स में आप फ्रेश केस फाइल नहीं करते, वहां पे अपीलें ही जाती है। लेकिन 5 ऐसी हाई कोर्ट्स है जिसमें आपके बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश की शिमला, यानी ये 5 हाई कोर्ट्स हैं जो ओरिजिनल साइड में मानी जाती है। यहाँ पर कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट के भी केसेस जो हैं डायरेक्ट फाइल किए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दूं कि दिल्ली जो है 2 करोड़ रुपए का पिक्यूनियर जुडिक्शन दिल्ली में डिसाइड किया गया है। तो यानी 2 करोड़ से अबव का अगर अमाउंट है और कमर्शियल सूट है तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। अदरवाइज रेस्ट ऑफ इंडिया में ये 5 हाई कोर्ट को अगर आप छोड़ देते हैं तो ये आप डायरेक्ट सूट फाइल नहीं करेंगे, आपको इमीडिएटली जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही सूट फाइल करनी पड़ेगी। डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के केसेस के वहां पे ही फाइल होती है। अब फ्रेंड्स जो है ये जो जुरिस्डिक्शन तय कैसे होती है, तो दोस्तों इसमें कॉमर्शियल सूट्स एक्ट में सरकार और कंसर्न्ड स्टेट की हाई कोर्ट मिलके कोर्ट्स का गठन करती हैं। अब दोस्तों मैं इसमें आपको एक बात बता दूं कि अगर सपोजेडली आप मेट्रोज में नहीं है, छोटे शहरों में हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर शहर के डिस्ट्रिक्ट में ये कमर्शियल सूट्स एक्ट की कोर्ट बनाई जाए। वो इसलिए कि वो देखते हैं सरकार और हाई कोर्ट मिलके कि किस जगह पे ज्यादा केसेज है, क्योंकि जहां ज्यादा बिजनेस है वहां ज्यादा केसेज होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट में कम बिजनेस या कम डिस्प्यूट्स है वहां नहीं होते। तो 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट को मिला के भी एक कोर्ट बनाई जा सकती है, ये पावर दिए गए हैं। तो वो डिसाइड करती है हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके। तो यानी 3 डिस्ट्रिक्ट का अगर मान लीजिए एक कोर्ट बना दी तो आपको फिर आपका जुरिडिक्शन चाहे आप कहीं का भी हो, जो 3 डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट बनी है वहीं पे ही आपको अपना केस फाइल करना पड़ेगा। तो इस तरह से जुरिडिक्शन जो है हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर तय करती है। अब दोस्तों इसमें जो है प्रोसीजर, सर टाइम ना 8 मिनट रहता है, तो आप क्या चाहती, मैं बढ़ा दूं टाइम या क्या? बढ़ा सकते हो तो बढ़ा दो, अभी तो मैटर शुरू ही हुआ है इसमें तो। ठीक है, तो फिर हमने काम करेंगे, रिज्वाइन कर लेंगे। नहीं रिज्वाइन नहीं सर, आज बिजी है ना, फिर ये तो नेक्स्ट भी लेना पड़ेगा। अच्छा नेक्स्ट भी लेना पड़ेगा, तो फिर इसके 2 सेशन। हाँ मैं बोल जितना होता है मैं बोल देता हूँ ना। ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका जो मेन मकसद था मैंने आपको बताया कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। अब फ्रेंड्स इसमें जो है सेक्शन 8 एक ऐसा सेक्शन है जिसमें इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स को भी आप जो है रिवीजन के तहत में नहीं चैलेंज कर सकते। इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स को जैसे ऑर्डिनरी सिविल केसेस वगैरह में जो है आप चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें सेक्शन 8 जो दिया गया है उसमें ये बाउंडनेस है कि आप इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर को चैलेंज नहीं कर सकते। इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर को अगर चैलेंज करना है तो जब आप फाइनल ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में जाएंगे तभी चैलेंज हो सकता है, अदरवाइज बीच में वो चैलेंज नहीं होता। उसी तरह से इसमें जो है एक ही अपील का चांस मिलता है आपको, अपील का जो चांस है वो एक ही मिलता है। और ये जो केसेस हैं वो आपको एडीजे लेवल के
कोर्ट्स में ही फाइल होते हैं, यानी एडीजे लेवल की कोर्ट जो होती है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर ये केसेस फाइल होते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो है दिल्ली में स्पेसिफिकली यहाँ आप 2 करोड़ तक कर सकते हैं। अदरवाइज रेस्ट ऑफ इंडिया में जो 5 ओरिजिनल साइट नहीं है, उसके अलावा रेस्ट ऑफ इंडिया में आपके लिए पिक्यूनरी जुरिडिक्शन मायने नहीं रखता, क्योंकि आपको किसी भी अमाउंट का केस होगा, चाहे वो 5 करोड़ का हो चाहे 10 करोड़ का हो, वो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही फाइल करना है। सिर्फ और सिर्फ 5 ओरिजिनल साइड की जो जुरिडिक्शन हाई कोर्ट्स हैं वहां पे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको लोअर कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही ये केसेस फाइल करने हैं, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल करने के बाद ही जो डिसीजन आएगा उसके लिए आपको अपील में हाई कोर्ट में जाना है, जिसमें कि हाई कोर्ट, और उसके बाद में आपको अगर जहां डायरेक्ट हाई कोर्ट में होते हैं वहां पे सब डिवीजन बनाई हुई है हाई कोर्ट में, वहां आपकी अपील लगेगी। अब फ्रेंड्स, इसमें जो फाइल करने की जो सिस्टम है उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें एक मैंडेटरी प्रोविजन सेक्शन 12A रखा गया है। मैंडेटरी प्रोविजन सेक्शन 12A क्या कहता है दोस्तों, कि कोई भी कॉमर्शियल सूट अगर आप फाइल करेंगे तो उससे पहले आपको प्री मेडिएशन इंस्टीट्यूशन कराना पड़ेगा, यानी प्री मेडिएशन ट्रायल मस्ट है। जैसे आप सिविल सूट सीधे कोर्ट में फाइल करते हैं, आपने प्लान बना लिया, प्लान बना के आपने सीधे कोर्ट में फाइल कर दिया, लेकिन यहाँ पे कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट में एक प्रावधान किया गया है, कंपल्सरीली किया गया है, 12A बनाया गया है सेक्शन। उसके तहत में आप कोई भी सूट अगर फाइल करेंगे कमर्शियल से रिलेटेड तो आपको पहले वो मीडिएशन में फाइल करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इसमें एक प्रोवाइजो है कि अगर ऐसा कोई केस है जहां पे बहुत अर्जेंसी है, यानी आपको ऐसा लग रहा है कि अगर ये मीडिएशन में टाइम कंज्यूम हुआ तो पार्टी भाग जाएगी या पार्टी मर जाएगी, या कोई एक अर्जेंसी आप शो कर सकते हैं, देन ओनली यू कैन फाइल द केस डायरेक्टली बिफोर द कोर्ट। अदरवाइज यू हैव टू फाइल द केस बिफोर मीडिएशन सेल। इसको फाइल करने से पहले आपको प्री मेडिएशन में जाना बहुत मस्ट है। यानी प्री मेडिएशन का मतलब ये हो गया कि आप कोई भी सूट को जो है पहले एक मेडिएशन सेल हर एक कोर्ट में बनाया गया है, वहां पे आपको फाइल करना होगा। वहां पे जो टाइमिंग पीरियड डिसाइड किया गया है वो 3 मंथ्स का टाइम पीरियड डिसाइड किया गया है, यानी 3 मंथ्स तक वहां पे वो केस चल सकता है। और अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेज में या बहुत ही नेसेसिटी हुई तो वो मेडिएशन सेल वहां पे 2 मंथ्स का फर्दर एक्सटेंशन भी आपको मिल सकता है। सपोजिटली किसी केस में ऐसा होता है कि चांसेस हैं कॉम्प्रोमाइज के, तो उस कंडीशन में आपको 2 मंथ्स का पीरियड बढ़ाया भी जा सकता है। अदरवाइज 3 मंथ्स का जो टाइम है वो फिक्स किया गया है। दोस्तों अब ये प्री मेडिएशन का मकसद क्या है? प्री मेडिएशन का मकसद ये है कि सरकार, लेजिस्लेचर और जुडिशरी ये चाहती है कि कोई भी केस अगर पहले डिसाइड हो जाए, मीडिएशन में डिसाइड हो जाए, तो उससे 2-3 फायदे होते हैं। एक तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि दोनों पार्टीज के पैसे बचते हैं लिटिगेशन में, दूसरा टाइम बचता है लिटिगेशन का, तीसरा कोर्ट के केसेस की पेंडेंसी बचती है, चौथा ये है कि लोगों का लीगल जुडिशरी के खास तौर से मीडिएशन में जो है फेथ बढ़ता है, और लोग चाहते हैं कि भी ठीक है ये मीडिएशन में सेटल हो जाए। तो इस तरह से ये मीडिएशन को प्री ट्रायल करने का मकसद यही था कि हमारे देश की जो जुडिशरी सिस्टम है उसमें पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी तो आए ही आए, और उसके अलावा स्पीडी ट्रायल होए और जुडिशरी में लोगों का फेथ बढ़े कि भी हाँ मीडिएशन में ही में अगर सेटलमेंट हो जाता है तो वेल एंड गुड। और मीडिएशन का जो अवार्ड है दोस्तों वो आर्बिट्रेशन के अवार्ड के इक्विवेलेंट मतलब जो इंपॉर्टेंस रखता है, यानी उसको भी आपको सीधा ही चैलेंज ही करना पड़ेगा, अदरवाइज उसके आप उसको बिट्रे नहीं कर सकते, उसे आप बैकआउट नहीं कर सकते। तो आपको मीडिएशन के लिए 2 फर्स्ट लेना पड़ेगा। अगर मीडिएशन में सपोजिटली आपका केस नहीं सेटल होता है किसी भी कारणवश, देन आपको उस मीडिएशन का जो आपको ऑर्डर मिलता है उस ऑर्डर के साथ में आपको फिर कमर्शियल कोर्ट में आपको सूट फाइल करना होता है। दोस्तों मैं इसके लिए एक चीज और बता दूं कि जिस दिन आपने मीडिएशन में वो केस फाइल कर दिया, वहां आपकी लिमिटेशन का जो पीरियड होता है वो स्टॉप हो जाता है, यानी लिमिटेशन का पीरियड आपका वहां से स्टॉप हो जाता है आपने जिस दिन वहां पे फाइल कर दिया। ऐसा नहीं है कि अगर वहां फाइल कर दिया और उसके बाद में जब वो डिसीजन आया तब तक आपका लिमिटेशन पीरियड निकल चुका, तो वो मायने नहीं रखता। आपने जिस दिन फाइल किया मीडिएशन में, अगर उस दिन लिमिटेशन में है ये केस आपका, तो आप जो है मीडिएशन में जहां आप फाइल कर रहे हैं वहां आपका लिमिटेशन वहां स्टॉप हो जाएगी। उस दिन से जब तक आपका मीडिएशन से ऑर्डर आता है वो पीरियड आपका वेव ऑफ माना जाता है, और उसके बाद में जो है आप मीडिएशन के ऑर्डर को लेके कमर्शियल कोर्ट में आप केस फाइल कर सकते हैं।